संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग, इस पर बात हुई थी और सिर्फ दृष्टांत ये बकाया रह गए थे। और इसके दृष्टांत जिसमें से पहला अक्सर एग्जाम में रखा मिलता है, और जब तक वो राजमार्ग पर पड़ा रुपया सिर्फ उठाएगा तो वो किसी अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि आपसे कहा गया था कि संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग ये अपराध है। संपत्ति आपके पास आ गई, ये कोई अपने में अपराध को गठित करता ही नहीं। और अगर रुपया पड़ा है तो उसे न उठाने वाला मूर्ख ही है, ठीक है, क्योंकि जिनके लिए रुपया है ही नहीं, ठीक है, वो उनके लिए कानून नहीं है। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, ठीक है, जिनके लिए रुपया अपना अर्थ खो चुका है, उनके लिए रुपया रुपया ही नहीं है, तो उनके लिए कानून ही नहीं है। वो तो बहुत उच्च अवस्था को प्राप्त लोग हैं, ठीक है, तो उनके लिए कानून नहीं होता। कानून तो सामान्य व्यक्ति के लिए है। और जब सामान्य व्यक्ति रुपया पड़ा हुआ देख रहा है, तो जिस रुपए के लिए लोगों का कत्ल करने को तैयार हो, अगर उसे नहीं उठा रहे तो फिर मूर्खी कहलाओगे। और हमारे दृष्टिकोण से तो तभी नहीं उठा रहे होगे जब न उठाने से 10 रुपए मिलने वाले होंगे, ठीक है। ऐसा लग रहा होगा कि या तो 10 रुपए मिल जाएंगे न उठाने से, या फोटो खिंच जाएगा और अखबार में निकल जाएगा कि देखिए कितने ईमानदार आदमी हैं। हालांकि इसमें भी कोई बुराई नहीं, और समाज के विनियमन के लिए आदमी में मौजूद जो इनाम प्राप्त करने की इच्छा है उसका भी उपयोग किया जा सकता है, ऐसा विधि शास्त्रियों ने कहा भी है। मैं बेंतम भी इसी मत का है, और ईहरिंग वो भी इसी मत के हैं, ठीक है। उन्होंने सामाजिक गति के जो तुला यंत्र बताए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि आदमी के लोभ का उपयोग किया जा सकता है समाज के विनियमन के लिए, ठीक है। उसे लालच दिया जा सकता है कि अगर तुम इंडस्ट्री लगाओगे तो हम तुम्हें इतने % छूट दे देंगे, और जब वो इंडस्ट्री लगाएगा तो एम्प्लॉयमेंट के, रोजगार के अवसर पैदा ही होंगे। तो आदमी के लोभ का, इसका भी उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते आपको करना आता हो। तो जिसके लिए रुपया अपना मूल्य खो चुका, ठीक है, जिसके लिए रुपए में कोई संपत्ति बची ही नहीं, ठीक है, रुपया स्वयं में संपत्ति थोड़ा ही है, संपत्ति तो उसमें निहित है, ठीक है। तो जिसके लिए रुपए में कोई संपत्ति बची ही नहीं, उसके लिए कानून नहीं है। और जिसके लिए रुपए में संपत्ति है वो उसे उठाएगा ही, ठीक है। और नहीं उठाएगा तो फिर उससे बड़ा कोई लाभ ये अर्जित करना चाहता हो, ठीक है, तभी नहीं उठाएगा। आप देखते हो दुनिया में दान हो रहा है तो इसी भाव से हो रहा है, इसलिए उस दान का कोई प्रभाव आध्यात्मिक जगत में उन्हें मिलता है जो कर रहे हैं, ऐसा हमें तो नहीं लगता। हाँ, ये ठीक है कि लौकिक जगत में क्योंकि वो कारोबार कर रहे हैं, दान तो कर नहीं रहे, क्योंकि उन्हें याद है कि वो कितना दान कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उन्हें पब्लिसिटी मिली जाती है, तो उसका लौकिक जगत में लाभ उन्हें हो जाता है। तो रुपया जब तक आपने उठाया, यहां तक कोई अपराध नहीं, क्योंकि ये मानवीय स्वभाव के बिल्कुल अनुकूल पड़ती है बात। और कानून सिद्धों योगियों के लिए बना नहीं, वो मानवों के लिए बना है। इसलिए वो कहता है काको राजमार्ग पर 1 रुपया पड़ा मिलता है, ये न जानते हुए कि वह रुपया किसका है। अब आपके मन में एक बात ये भी आ जाएगी कि 1 रुपया कौन उठाए, ठीक है। तो 1 रुपया पड़ा मिलता है, तो 1 रुपया 1000 का भी हो सकता है, 5000 का भी हो सकता है, अगर नोट हो तो, ठीक है। कहता है काको राजमार्ग पर 1 रुपया पड़ा मिलता है, उस रुपए की कीमत कितनी है और उस रुपए में कितनी संपत्ति निहित है ये यहां नहीं लिखा है, सिर्फ 1 रुपया ये कहा है उसने, ठीक है। काको राजमार्ग पर 1 रुपया पड़ा मिलता है, ये न जानते हुए कि वह रुपया किसका है, का उस रुपए को उठा लेता है। यहां का ने इस धारा में परिभाषित अपराध नहीं किया है, उठाया है सिर्फ, आगे तो कुछ किया नहीं।
और उठाते समय कोई भविष्यवक्ता ये तो है नहीं जो उसके मन की स्थिति को जान ले कि ये अवश्य आगे दुर्विनियोजन करेगा। अरे जब करेगा तब अपराध का दोषी होगा, फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, और बस आपसे यहीं पर सवाल रखा जाता है, उठा लिया उसने। अब इस उठाने के कारण से तो कोई अपराध घटित नहीं होता, क्योंकि ये तो मानवीय स्वभाव के एकदम अनुकूल है, उठाएगा ही। और जो मानवीय स्वभाव के अनुकूल है, कम से कम कानून उसे अपराध नहीं घोषित करता। जो मानव का स्वभाव नहीं होना चाहिए किंतु अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर वो उस स्वभाव को अपना रहा है, कानून सिर्फ उसे अपराध, अवैध आदि कोटियों में विभाजित करता है। तो मानवीय स्वभाव के अनुकूल है, इसमें क्या बात है, उठाएगा ही, उठा लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगले दृष्टांत में वो कहेगा, काको सड़क पर एक चिट्ठी पड़ी मिलती है जिसमें एक बैंक नोट है। बैंक नोट, इसके विभिन्न प्रारूप आपने देखे, बैंक ड्राफ्ट, ठीक, एनएससी, केवीपी, ये बैंक नोट है। ठीक है, यद्यपि एनएससी, केवीपी शायद डाकखाने के द्वारा जारी होते हैं, लेकिन इसी जैसे बैंक ड्राफ्ट है, ये बैंक नोट है। ठीक है, तो आपने बैंक नोट के अनेकों प्रकार और अनेकों प्रारूप देखे हैं। तो कहता है कि काको सड़क पर एक चिट्ठी पड़ी मिलती है जिसमें एक बैंक नोट है। उस चिट्ठी में दिए हुए निर्देश और विषय वस्तु से उसे ज्ञात हो जाता है कि वह नोट किसका है। ठीक है, ये उसे ज्ञात हो गया, अभी भी कोई अपराध नहीं हुआ। आगे हुआ, वह उस नोट का विनियोग कर लेता है। ठीक है, अब अगर सिर्फ रखे रहता तो भी कोई अपराध नहीं हो रहा, क्योंकि आगे वो क्या करेगा इसकी कोई जानकारी नहीं, लेकिन वह उसका विनियोग कर लेता है। और जो विनियोग कर रहा था, तो चिट्ठी न भी होती, कम से कम उसे यह तो मालूम था कि मेरा नहीं है। यहां तो चिट्ठी मौजूद है जिसमें एक्चुअल ओनर का पता लिखा है, आप एक्चुअल ओनर तक पहुंच सकते थे। न भी लिखा होता तो भी अगर मालिक को ढूंढ लेने के लिए जो युक्ति संगत समय और साधन है उन्हें उपयोग में लाए बिना युक्ति संगत समय तक उस बैंक नोट को अपने पास मालिक के द्वारा मांग किए जाने पर उसे वापस करने के लिए सुरक्षित रखे बिना वो उसका विनियोग करता, तो भी दुर्विनियोजन का दोषी होता। यहां तो तत्काल उसने विनियोग कर लिया है, वह इस धारा के अधीन परिभाषित अपराध का दोषी है। ठीक है, आगे कहता है, वाहक दे एक चेक काको पड़ा मिलता है, बियरर चेक ये पड़ा मिला है। और बियरर चेक जिसके पास है उसका नाम ही है बियरर, उसका नाम ही है वाहक। तो जो वहन कर रहा है, जो बियर कर रहा है, उसे वाहक चेक पर लिखी रकम किसके द्वारा, प्रतिग्रहीता के द्वारा। ठीक है, संदेह होती है प्रतिग्रहीता के प्रति, वो रकम संदेह है, क्योंकि चेक हमेशा एक्सेप्टर पर लिखा जाएगा। और एक्सेप्टर कौन है, बैंक, ये जिसने वो चेकबुक जारी की है। तो कहता है, वाहक दे एक चेक काको पड़ा मिलता है, वह उस व्यक्ति के संबंध में जिसका चेक खोया है कोई अनुमान नहीं लगा सकता, किंतु उस चेक पर उस व्यक्ति का नाम लिखा है जिसने उसे लिखा है, यानी लेखीवाल का नाम तो है, और लेखीवाल के पास काउंटर फाइल होगी। ठीक है, काउंटर फाइल वो जो चेक काटने पर उसके पास रह जाती है, उससे ये जाना जा सकता है कि वो चेक उसने किसके नाम काटा है। ठीक है, तो आपको युक्ति संगत प्रयास करने चाहिए। ठीक है, उस बियर चेक के संबंध में जो सम्यक अनुक्रम धारक है, क्योंकि हम लोगों ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में एक होल्डर इन ड्यू कोर्स ये शब्द पढ़ा था, शायद धारा 10 थी या 12 थी, जो भी हो, होल्डर इन ड्यू कोर्स ये शब्द था और परिभाषित
ठीक है, आप किसी चीज के होल्डर हैं, सिर्फ इससे उस चीज पर आपका अधिकार सिद्ध नहीं होता। यूं तो चोर भी होल्डर है चुराई गई संपत्ति का, लेकिन उसके लिए होल्डर शब्द का प्रयोग नहीं होता, उसके लिए चोर शब्द का प्रयोग होता है। चोर धारक से पृथक नहीं है, आखिर चोर धारण करता है ना, लेकिन उस धारक को धारक नहीं, होल्डर नहीं, चोर कहते हैं। छल डकैत कुछ भी आपने, इसीलिए उसने शब्द लगाया होल्डर इन ड्यू कोर्स, जो सम्यक अनुक्रम धारक है। अगर आप सम्यक अनुक्रम धारक हैं तभी आपको जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में उल्लिखित रकम है उसे प्राप्त करने का हक है। आजकल व्यापार में व्यापारिक गारंटी के तौर पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खूब लिखे जाते हैं। विभिन्न कंपनियां उनसे आप ऋण मांगो, वो तो हालांकि खुद भी चोर है, ठीक है, लेकिन हो तो रहा ही है। और तो वो जो ऋण देने वाली कंपनियां हैं आपसे पोस्ट डेटेड चेक मांगती हैं, ठीक है, और वो चेक आपने, ठीक है, लोन की किस्त तो आपको देनी है, ठीक है, लोन की किस्त आपको अदा करनी ही है, इसके बाद भी आपसे पोस्ट डेटेड चेक मांगे जा रहे हैं। तो वो पोस्ट डेटेड चेक आप उन्हें दे रहे हैं तो वो जस्ट फॉर गारंटी पर्पसेज, ठीक है, प्रत्याभूति के तौर पर आपने उन्हें दिए। अगर किस्त के भुगतान में कोताही होगी तो चेक लगाया जा सकता है, ठीक है ना। चेक जस्ट फॉर गारंटी पर्पस है, और जिस दिन लोन चुकता हो गया उस दिन उन्हें वो चेक वापस करना चाहिए, ठीक है। अगर वो चेक वो लगाते हैं और आप साबित कर देते हैं कि आपने चेक गारंटी के प्रयोजनों से दिया था, तो धारा 80 या 85 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, जो कहती है कि कुछ प्रकार की उपधारणाएं इस अधिनियम के अंतर्गत की जाएंगी। और उसमें एक उपधारणा वो ये भी बताती है कि अगर कोई, ठीक है, विनिमय पत्र, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि चेक होता है, चेक का टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, तो वो वहां कहता है कि यह उपधारित किया जाएगा कि इस अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया तो वो सम्यक प्रतिफल के लिए लिखा गया था, यानी कुछ जिसके पक्ष में आपने बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखा है उसको कुछ पैसा आपको देना था, क्योंकि वो कुछ आपके प्रति कर चुका था, उस कृत्य के परिणाम स्वरूप आपको कुछ प्रतिफल की अदायगी उसके प्रति करनी थी, इसलिए आपने विनिमय पत्र लिखा। ऐसा उपधारित किया जाएगा अधिनियम के अंतर्गत। और जो कुछ उपधारित किया जाता है उसके बारे में आप जानते हैं कि जब तक कि विपरीत सिद्ध न किया जाए तब तक न्यायालय उन तथ्यों को जिनके बारे में विधायी निर्देश है कि उन्हें उपधारित किया जाए, न्यायालय उन तथ्यों को साबित मानता है। लेकिन अगर जस्ट फॉर गारंटी पर्पस आपने प्रतिफल लिखा, आपने बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है, तो क्या होगा कि इस उपधारणा को लागू नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। अब पोस्ट डेटेड चेक उसके पास है, बट ही इज नॉट ए होल्डर इन ड्यू कोर्स, वो भुगतान के प्रयोजनों से होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, ठीक है, जिस कंपनी के पक्ष में आपने लिखे हैं, क्योंकि वो जस्ट फॉर गारंटी पर्पस है, उसके अलावा कुछ भी नहीं उनका उपयोग है, ठीक है। तो जब उसके अलावा उनका कोई उपयोग नहीं, तो भुगतान के संबंध में उन्हें होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कहा जा सकता। आपने चेक किसी का चुरा लिया तो भी आप होल्डर हैं, बट होल्डर इन ड्यू कोर्स आप नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको चेक पड़ा मिल गया बियरर, तो बियरर चेक पड़ा मिल जाने की दशा में आप होल्डर इन ड्यू कोर्स कहां हो गए?
आप चेक के होल्डर इन ड्यू कोर्स तो तभी होते हैं जब चेक के लेखीवाल को आपके प्रति कुछ अदायगी ये करनी होती है। ठीक है, जब तक चेक के लेखीवाल को आपके प्रति कोई अदायगी करनी ही नहीं है, आपने उसके प्रति कुछ किया ही नहीं है, तो आप होल्डर इन ड्यू कोर्स कहां हुए? और जब होल्डर इन ड्यू कोर्स आप नहीं हुए तो विनिमय पत्र यानी चेक पर लिखी रकम ये पाने का आपको कोई हक ये नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि वाहक चेक से आप ये जानकारी कर पाने में असमर्थ हो रहे हैं कि वो चेक किसका है। ठीक है, किसका है मीनिंग देयर बाय लेखीवाल कौन है। चलिए, होल्डर इन ड्यू कोर्स के संबंध में आप कोई जानकारी नहीं कर पा रहे, ठीक है, बट जितना लिखा उस तक तो आप पहुंच सकते हैं, तो वो तो आपको करना चाहिए था, क्योंकि युक्ति संगत प्रश्न आपको चेक के मालिक तक पहुंचने के लिए करना है। और युक्ति संगत प्रश्न में ये शामिल है कि आप लेखीवाल के पास जाओ तो हो सकता है उस व्यक्ति तक पहुंच जाओ जिसने वो लिखा था। और अगर आप ऐसा किए बिना चेक में उल्लिखित रकम को प्राप्त करके उसका दुर्विनियोग करते हैं, मीनिंग देयर बाय उसका अपने पक्ष में विनियोग करते हैं, तो चूंकि आपको उस चेक में उल्लिखित रकम प्राप्त करने का कोई हक नहीं है, इसलिए आपके द्वारा किए गए विनियोग को दुर्विनियोग ही माना जाएगा और आप इस धारा में परिभाषित अपराध के दोषी होंगे। कहता है वाहक दे एक चेक काको पड़ा मिलता है, वह उस व्यक्ति के संबंध में जिसका चेक खोया है कोई अनुमान नहीं लगा सकता, किंतु उस चेक पर उस व्यक्ति का नाम लिखा है जिसने वह चेक लिखा है का यह जानता है कि वह व्यक्ति का को उस व्यक्ति का पता बता सकता है जिसके पक्ष में वह चेक लिखा गया था, का उसके स्वामी को खोजने का प्रयत्न किए बिना उस चेक का विनियोग कर लेता है, वह इस धारा के अधीन परिभाषित अपराध का दोषी है। अब कहता है अगले में, का देखता है कि या की थैली जिसमें धन है या से गिर गई। आप देख रहे हैं, आपको स्वामी का खूब पता है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आपको स्वामी का पता नहीं, आपने तो देखा है गिरते हुए, और जब देखा है आपने गिरते हुए तो फिर तो आपको बताना चाहिए, और नहीं बताते तो जब उसकी थैली गिर गई तो उसे उठा कर देनी चाहिए। हो सकता है आपकी उससे लड़ाई चल रही हो, आप उससे बोलना ना चाहते हो, ठीक है, तो मत बोलिए, लेकिन उसकी थैली उसे वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि उसके श्रम पर आपको अनुचित तौर पर समृद्ध होने की कोई इजाजत न दी जा सकती है न दी जानी चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये आदत लगी, ठीक है, दूसरों के श्रम पर समृद्ध होने की, तो फिर जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज का बहुत बेहतर भविष्य है ये नहीं कहा जा सकता। इसीलिए कहते हैं मुफ्तखोरी की आदत आदमी को नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। जिन्हें मुफ्तखोरी की आदत लगती है वे समाज बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रहते। इसलिए कानून में संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग, चोरी, उद्यापन आदि जैसे कृत्यों को अपराध माना गया है। अदरवाइज संपत्ति छीन लेना, इसमें बुराई क्या है? जब आदमी के पास ताकत है तो वो छीन लेगा। आप ताकतवर क्यों नहीं है? ताकतवर बनिए, लेकिन अगर ये सिद्धांत होगा तो एक तो संघर्ष समाज में, अशांति समाज में पैदा होगी, साथ ही साथ और संघर्ष और अशांति के कारण संपत्ति के जन्म लेने के अवसर यही कम हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ समाज दीर्घजीवी नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों को एक दूसरे की श्रम पर समृद्ध होने की आदत लग जाएगी। इसीलिए अपराध बनाए जाते हैं। इन अपराधों के पीछे का दर्शन ही है। तो कहता है कि का देखता है कि या की थैली जिसमें धन है या से गिर गई।
का वह थैली या को प्रत्यावर्तित करने के आशय से उठा लेता है, अभी तक कोई अपराध नहीं है। ठीक है, वही कहते हैं ना कि आदमी के मन में राम और रावण दोनों निवास कर रहे हैं। ठीक है, वो कौन, प्यूफेनडॉर्फ है? शायद प्यूफेनडॉर्फ नहीं है तो मूर्ख हो। ठीक है, सेंट ऑगस्टाइन प्राकृतिक विधि विचारधारा में है, और समझौतावादी विचारक में जब आएंगे तब वो विचारक मिलेगा। ठीक है, अच्छा, तो वहां वो कहता है कि आदमी के मन में दोनों मौजूद है। ठीक है, दोनों प्रकार की वृत्तियां उसके मन में एक साथ रखी गई हैं। एक ही दिन में एक आदमी एक समय, ठीक है, संत होता है, दूसरे समय वो संत नहीं होता। संभवतः प्यूफेनडॉर्फ है, जहां तक हमें याद पड़ता है प्यूफेनडॉर्फ। लेकिन है एक विचारक जहां पर आपके ह्यूगो ग्रोशियस दिए हैं, ग्रोशियस के बाद, ठीक है, वो दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका यहां पर अभी उसने थैली उठाई है, लेकिन प्रत्यावर्तित कर देने का विचार है, वापस कर देंगे ये विचार। अब तक कोई अपराध नहीं हुआ, लेकिन फिर मन बदल गया। मन में विचार उठा कि मुंह बेवकूफ हो क्या मूर्ख हो, क्यों वापस कर दोगे? ठीक है, अब उसने विचार, किंतु तत्पश्चात उसे अपने उपयोग के लिए विनियोजित कर लेता है। अब काने इस धारा के अधीन अपराध किया है। ठीक है, तो संपत्ति जब तक आपके पास है तब तक कोई अपराध नहीं। जब विनियोग किया अपने लिए, ठीक है, बेईमानी से या संपरिवर्तित किया, और जब आपकी नहीं है और आप विनियोग कर रहे हो तो बेईमानी तो है ही है। इसके लिए अलग से कहने की आवश्यकता ही क्या कि बेईमानी से दुर्विनियोग। जिसके हकदार आप नहीं, उसका विनियोजन आप अपने पक्ष में कर रहे हो, तो आप ईमानदार हो ये कैसे माना जाए? ये तो बेईमानी की सामान्य परिभाषा है कि जिस चीज का लाभ लेने का आपको कोई हक नहीं। सामाजिक जीवन में भी तो आप बेईमान तभी कहे जाते हो कि जब आप किसी की वो, ठीक है, वस्तु के लाभ लेते हो। वस्तु लेते हो नहीं, जरूरी नहीं है, वस्तु के लाभ लेते हो और उसकी इजाजत के बिना लेते हो, मीनिंग देयर बाय आपको उसकी वस्तु के लाभ लेने का कोई हक ही नहीं। वो इजाजत दे तो है, क्योंकि तब आपकी हैसियत बदल गई, तब आप कौन हो गए? लाइसेंसी। ठीक है, आपको कानून में हमेशा ये जरूर देखना चाहिए कि अगर वो इजाजत दे दे तो आप क्या हो जाएंगे। इससे कानून बहुत जल्दी याद होता है, तब आप उसके और कुछ नहीं होंगे, तब आप उसके लाइसेंसी हो जाएंगे। ठीक है, और आपको उस वस्तु के संबंध में उपयोग का अधिकार भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां आपने को कोई ऐसी इजाजत किसी के द्वारा नहीं मिली थी, इसलिए उसने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। ठीक है, कहता है कि का को एक थैली जिसमें धन है पड़ी मिलती है, वह नहीं जानता किसकी है। उसके पश्चात उसे यह पता लग जाता है कि वह या की है, और पता लगने के बाद वह उसे अपने उपयोग के लिए विनियुक्त कर लेता है। का इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है। कहता का को एक मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिलती है, वह नहीं जानता कि वह किसकी है। का उसके स्वामी को खोज निकालने का प्रयत्न किए बिना ही उसे तुरंत बेच देता है। आपको युक्त संगत समय तक सुरक्षित रखना था, स्वामी को खोज निकालने के लिए युक्त संगत प्रयास करने थे, और तब तक जब तक कि आप प्रयास कर रहे थे अंगूठी को इस प्रकार सुरक्षित रखना था कि यदि उसका स्वामी मिल जाए तो आपसे अंगूठी मांगने के लिए, ठीक है, समर्थ हो जाए। इस प्रकार अंगूठी को सुरक्षित रखना था। और जब ऐसा युक्त समय बीत जाता, उसके बाद आप अगर इस अंगूठी का उपयोग अपने लिए कर लेते तो आप कानून की नजर में न्यायानुमत थे, अधिकृत नहीं थे कानून से। ठीक है, अधिकृत होना दूसरी बात है और न्यायानुमत होना दूसरी बात है। जब आप न्यायानुमत होते हैं, या यूं कहा जाए आपका व्यवहार जस्टिफाइड है ऐसा माना जाता है, तब आप एकदम एक्यूरेट नहीं होते, एकदम एक्यूरेट नहीं होते उस दशा में।
हमने कहा ना, भाव स्थितियों को जरूर समझना चाहिए। ठीक है, भाव स्थिति कहता न्यायानुमत, मीनिंग देयर बाय आप एब्सोल्युटली 100% ठीक नहीं है, लेकिन आप जितने गलत हैं उतना गलत उन परिस्थितियों में कोई भी होता ही है। ठीक है, इसलिए आपका व्यवहार सहन करने योग्य है, अर्थात न्यायानुमत है, जस्टिफाइड है। ठीक है, एक प्राइवेट व्यक्ति, ठीक है, यह मानकर कि वो विधि द्वारा आबद्ध है या तथ्य की भूल के कारण स्वयं को विधि के द्वारा आबद्ध मान रहा है, ठीक है, तो अगर वो कुछ करता है तो उसका कार्य विधि की दृष्टि में न्यायानुमत है। ऐसा आईपीसी की धारा 79 थी, वो हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, न्यायानुमत है उसका व्यवहार, 100% ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि तथ्य की भूल हो रही है, और वैसी तथ्य की भूल किसी को भी होती है, तो वो वही गलती कर देता जो उसने की। इसलिए एब्सोल्युटली ठीक है नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी न्यायानुमत है। तो यही संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के साथ है। जब संपत्ति आपको पड़ी मिली तो आप किसी भी दशा में ये तो जानते ही थे कि संपत्ति आपकी नहीं है। इसलिए अगर आइडियल बात करें तो आपको उसके उपभोग का अधिकार कभी नहीं मिलता, क्योंकि जो आपका नहीं उसका उपयोग आप क्यों करेंगे? ठीक है, तब तो आपको उसके उपयोग का हक कभी नहीं मिलता। लेकिन फिर भी अगर एक युक्ति संगत समय तक उसका मालिक न मिले, यानी वाकई उस संपत्ति के उपभोग का अधिकार जिसको है उसको न पाया जा सके, तो शेष समाज की तुलना में या शेष संसार की तुलना में आपका हक बेहतर स्थिति में है। ठीक है ना भाई, अंततः आपने पाया तो है, और जो एक्चुअल होना चाहिए उसका उपयोग करता वो तो मिला नहीं। तो जो शेष संसार है उसकी तुलना में अगर आपके हक को देखें, कंपैरिजन में देखें, तो आपका हक ज्यादा बेहतर दिखाई देता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्टेक्ट में शून्यकरणी संविधा। शून्यकरणी संविधा के अंतर्गत जो संपत्ति प्राप्त हुई है, ठीक है, उस पर या जो वस्तु प्राप्त हुई है उस पर व्यक्ति अच्छा हक अर्जित कर लेता है। ठीक है, और अगर वो तृतीय पक्ष को उस संपत्ति को ट्रांसफर कर दे, ठीक है, उस व्यक्ति के संविदा को शून्य करने से पूर्व जिसे संविदा को शून्य करने का हक मिला हुआ है, ठीक है, तो तीसरा पक्ष जिसने उस संपत्ति पर या उस वस्तु पर हक अर्जित किया है, इसके द्वारा दिए जाने के आधार पर वो उस संपत्ति पर अच्छा हक अर्जित करता है, उसके हक में कोई त्रुटि नहीं मानी जाती। ठीक है, ये स्थिति देखी थी। तो पूरे संसार के इन कंपैरिजन आपका हक देखें तो आपका हक ज्यादा बेहतर स्थिति में दिखाई देता है। इसलिए कानून आपके व्यवहार को तब न्यायानुमत मान लेगा, अधिकृत नहीं कर रहा। हम लोगों ने पूरी परिभाषा में कहीं ये नहीं पढ़ा कि स्वामी को युक्ति संगत समय के भीतर न खोजे जाने की दशा में आप अधिकृत होंगे कि ऐसी संपत्ति का अपने लिए उपयोग कर रहे हैं, ये कहीं नहीं लिखा है। लेकिन यह अपेक्षा की गई युक्ति संगत समय तक सुरक्षित रखें। इसमें से यह विविक्षित है कि अगर उसके बाद आप अपने लिए उसका विनियोग कर भी लेते हैं तो आपका व्यवहार जस्टिफाइड माना जाएगा, आप किसी अपराध के दोषी होंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना। अच्छा, आगे कहता है, ठीक है, हां, तुरंत बेच देता है। तो यहां पर दृष्टांत समाप्त हुए, और आप ये मान लें कि इन 6 दृष्टांतों में से कोई एक आपको रखा मिल जाएगा, और मोस्टली जो रखा मिलता है वो पहला, ठीक है ना, पहला रखा मिलता है मोस्टली, क्योंकि बाकी में अनुमान लगता है।
और पहले में अनुमान नहीं लगता, ठीक है, अगर धारा को ठीक से नहीं पढ़ रखा है तो, अदरवाइज पहले में भी अनुमान लगता है। अब 315, और ये जो सेक्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है, ठीक है, और वहां अगर आपने इसे छोड़ा है और इसे नहीं देखा है तो आपको समझ में ही नहीं आता कि क्या हुआ है, क्योंकि ये अपराध उस काल में घटित होता है जिस काल में कोई संपत्ति, क्या हुआ, उसका जो वैध कब्जेदार था उसके कब्जे से निकल गई है, और उस संपत्ति के अब जो वैध कब्जेदार हुए उनके कब्जे में अभी आई नहीं है, ठीक है ना, उनके कब्जे में अभी वस्तुतः नहीं आई है, उनके कब्जे में भी वस्तुतः नहीं आई है, कानून ने उनका हक, ठीक है, मान लिया है, लेकिन वस्तुतः संपत्ति अभी उनके कब्जे में नहीं आई है। जो वर्तमान स्वामी हैं और जो भूतपूर्व स्वामी थे उनके कब्जे से संपत्ति बाहर आ गई, ठीक है, उस दशा में, ठीक है, यह अपराध घटित होता है। तो जो भूतपूर्व स्वामी थे उनके कब्जे में संपत्ति नहीं बची, क्योंकि व्यक्ति के कब्जे में तब तक ही संपत्ति हो सकती है जब तक स्वयं व्यक्ति अस्तित्व में है, और आपकी मृत्यु के साथ आप अस्तित्व में नहीं होंगे, यानी जो भूतपूर्व स्वामी था उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होते ही क्या होगा, उत्तराधिकार संबंधी विधि, मृतक व्यक्ति किसी भी मत पंथ संप्रदाय का हो, उसका कोई पर्सनल लॉ होगा जो उसकी कृषि योग्य भूमि को छोड़कर, कृषि योग्य संपत्ति को छोड़कर शेष सारी संपत्तियों को उसकी वैयक्तिक विधि में बताए गए उत्तराधिकारियों में नियत कर देगा। जैसे हिंदू होगा तो हिंदू ला, मुस्लिम होगा तो मुस्लिम ला, उसमें जो उसके सक्सेसर बताए गए, उसमें जो उसके उत्तराधिकारी हैं, उनमें उसकी सारी संपत्ति उसकी मृत्यु होते ही स्वतः अपने आप निहित हो जाएगी। और यही अगर उसने कोई वसीयत कर रखी है तो उसकी मृत्यु होते ही वो वसीयत क्या करेगी, स्वतः ऑटोमेटिकली बिना किसी फर्दर एक्शन के उस मृतक व्यक्ति की सारी संपत्ति कानून की निगाह में उसके उन उत्तराधिकारियों में निहित कर देगी जिन्हें उसने वसीयत द्वारा उत्तराधिकार दिया है। फिर उसके वास्तविक उत्तराधिकारी जो उत्तराधिकार संबंधी विधि के मुताबिक है उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, और ऐसा करने के लिए कुछ करना नहीं है, स्वतः ऐसा होगा। और जिनको वो संपत्ति मिली है हो सकता उन्हें अभी जानकारी भी ना हो कि उनके पास वो संपत्ति आ गई है, क्योंकि मिस्टर ए की मृत्यु अफ्रीका के जंगलों में हो गई। अफ्रीका के जंगलों से सूचना मिलते मिलते भी बहुत समय हो जाएगा क्या वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लेकिन जिस क्षण उसकी मृत्यु हुई थी उसी क्षण सारी संपत्ति निहित हो गई थी उसके उत्तराधिकारियों में। और अगर कृषि योग्य भूमि है तो उसके संबंध में विभिन्न राज्यों में अलग अलग विधियां हैं। अगर यूपी में निवास कर रहा है तो राजस्व संहिता में जो उसके उत्तराधिकारी बताए गए, हमने तो जब एग्जाम दिए थे तब यूपी जडे चलता था, ठीक है, तो जडे में उसका उत्तराधिकारी बताए थे। अब राजस्व संहिता की बात है तो वहां जो उसके उत्तराधिकारी बताए उनमें वो भूमि निहित हो गई ऑटोमेटिकली, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। और इसीलिए कहते हैं कि संपत्ति अंतरण अधिनियम, वसीयती अंतरण
और उत्तराधिकार की विधि जो अंतरण करती है अर्थात विधिक अंतरण, इसको लागू नहीं होता, क्योंकि संपत्ति अंतरण अधिनियम किसको लागू होता है? जहां संपत्ति का अंतरण हस्तांतरण की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। ठीक है, तब टीपीए लागू होना शुरू होती है। तो व्यक्ति मरा, जैसे ही मरा उसकी सारी संपत्ति उसके कब्जे में नहीं रही है। ठीक है, और जिनके कब्जे में वो कानून की निगाह में पहुंची है वस्तुतः यानी डिफेक्टो, उन्हें संपत्ति के स्वयं में निहित हो जाने की कोई जानकारी ही नहीं है। वो तो अफ्रीका के जंगलों में मर गया। ठीक है, तो उन्हें तो डी ज्यूरे यानी विधिता जो संपत्ति उन्हें मिल गई है उसकी अभी वस्तुतः यानी डिफेक्टो जानकारी भी नहीं है। तो उनके कब्जे में वो संपत्ति है ये कहा ही नहीं जा सकता। ठीक है, उनके फिजिकल कब्जे में, उनके भौतिक कब्जे में है, ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है, और जिसके कब्जे में थी वो रहा नहीं। ठीक है, विधिता जिसकी है उसके कब्जे में भी आई नहीं। चोरी तभी हो सकती है जब संपत्ति किसी कब्जे में हो। इसलिए अगर इस संपत्ति का लेना कोई कारित करेगा, अगर इस संपत्ति को लेता है तो कम से कम चोरी नहीं कर रहा। ठीक है, चोरी तो कर ही नहीं रहा। और उद्यापन के लिए क्षति की धमकी देना जरूरी है। वहां कोई है भी जिसे क्षति की धमकी दी जाए। संपत्ति पड़ी है, वो व्यक्ति नहीं, उस व्यक्ति का शव पड़ा है जिसके कब्जे में अभी तक संपत्ति थी। शव पड़ा है, व्यक्ति तो जा चुका है, अब व्यक्ति तो है ही नहीं, व्यक्ति का शव है, व्यक्ति की लाश है। तो उसकी लाश पर जो संपत्ति मौजूद है, शव पर जो संपत्ति मौजूद है, वो कम से कम इस व्यक्ति के कब्जे में है ये नहीं कहा जा सकता। और जिनके कब्जे में होनी चाहिए उन्हें तो अभी खबर भी नहीं है कि कोई ऐसी संपत्ति है जिसे हमें अपने कब्जे में लेना चाहिए, उन्हें तो खबर भी नहीं है। तो जब खबर है ही नहीं है तो इस संपत्ति को अगर कोई लेता है, लेते हैं, खूब लेते हैं। ठीक है, शायद इतने भले लोग कम हैं समाज में कि अगर दुर्घटना हो तो जो मृतक हैं उनके शरीर पर मौजूद गहने न नोचें, लेते नहीं, नोचते हैं। और ऐसे समाज में ढूंढने से बहुत कम लोग मिलेंगे। अधिकांश यानी लगभग 90% नोचते ही हैं। ठीक है, तो कानून ऐसे ही, हमने कहा ना, जहां भी छोटी छोटी बात के लिए, माइन्यूट बातों के लिए कानून मिलने लगे, समझ लीजिए कानून मिलने लगे और वो भी आपराधिक, तो समझ लीजिए उस समाज में गिरावट, ठीक है, और नीचता बहुत अंदर तक घुसी हुई है। अन्यथा इन स्थितियों के लिए कानून होना चाहिए। इन स्थितियों के लिए तो कोई कानून होना नहीं चाहिए। और इन स्थितियों के लिए कानून है, इसका मतलब यह है कि सन 1860 में भी हम इतने ही गिरे, इतने ही पड़े, इतने ही नीच व्यक्ति थे। ठीक है ना? और इसीलिए तो कोई कहता है ना कि हम भगवान है या तुम भगवान हो या तुम पापी, नहीं तो विश्वास ही नहीं आता, कैसे आ जाए। ठीक है भाई, हम खुद को देखते हैं ना कि हम तो इतने नीच हैं, हम वो कहते सकते हैं, जबकि सत्य यही है, नीचता तो आपने ओढ़ी हुई है, तो छोड़ी जा सकती है। जब पैदा हुए थे तब नीच नहीं थे, जब पैदा हुए थे तब बहुत इनोसेंट थे, निर्दोष थे। सारी नीचता तो यहां उस शिक्षा से सीखी है जो तुमने बड़ा मेहनत से ग्रहण की है, जिसके बारे में तुम कहते हो कि बड़ा साहब मेहनत करनी पड़ी, तो सारी नीचता तो उससे सीखी है। ठीक है, अगर कतई ना पढ़े होते
तुम्हें कहीं ऐसे जंगल में रखा गया होता जहां तुम मानव मात्र के संपर्क में ना आए होते तो बहुत अच्छे आदमी होते हैं, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया होते हैं। कोई जानवर चोर नहीं है, खाली तुम ही हो, ठीक है, कोई जानवर लंपट नहीं है, सिर्फ तुम ही हो, ठीक है। अब आप उनका उदाहरण न देने लगे कि वो आते चुरा के लिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन सामान्य तौर पर जानवर चोर नहीं है, तुम ही हो खाली। तो सारी अवगुण तो आपने बड़ी मेहनत से यहां सीखे, अर्जित किए, ठीक है, सद्गुण अर्जित नहीं किए, दुर्गुण अर्जित किए। इसीलिए तुम्हें विश्वास नहीं आता कि जब कोई तुम्हारे सत्य स्वरूप को प्रकट करता है, कहता कि नहीं नहीं यार भाई तुम बहुत अच्छे आदमी, तो विश्वास ही नहीं आता, कह रहे यार हम कहां से, ठीक है। अगर वो ये कहे कि तुम भगवान हो तो विश्वास नहीं आता, अगर वो कहे कि हम भगवान हैं तो भी विश्वास नहीं आता कि ये साला भगवान कैसे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम तो इतना नीच हैं तो हम कैसे हैं। इसीलिए जब कोई ऋषि कहता ना अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तो विश्वास ही नहीं आता, लगता कि ये तो पाखंडी है, झूठ बोल रहा, ठीक है। इसीलिए अक्सर फेसबुक पर जो गालियां बकते हो साधु सन्यासियों को, इसलिए नहीं बकते कि तुम्हें पता लग गया है कि वो साधु सन्यासी नहीं है ना, ये तो बात ही नहीं है। बात यह है कि तुम्हें विश्वास कैसे आए कि कोई साधु और सन्यासी भी हो सकता है, ये विश्वासी लायक बात नहीं है, ठीक है, इसलिए बकते हो, ठीक है। तो हालांकि उनमें से बहुत सारे लोग नहीं भी हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता है कि है या नहीं है, तुम तो सिर्फ इसीलिए बक रहे हो क्योंकि तुम्हें यह विश्वास ही नहीं है कि कोई हो भी सकता है। तुम तो लाशों पर से गहने नोचते हो, ठीक है, और नहीं हो नोचते तो 1860 में 404 और 2024 में, ठीक है, 315 बनानी नहीं पड़ती है अगर ऐसा न होता, ठीक है। तो अब संपत्ति कहां पर है, जिसके कब्जे में थी वो है नहीं, जिसके पास होनी चाहिए उसे मालूम नहीं है, ठीक है, लेकिन संपत्ति है और आपने ये संपत्ति बेईमानी पूर्वक ले ली। चोरी हो नहीं सकती, उद्दापन हो नहीं सकता क्योंकि क्षति की धमकी देने के लिए कोई नहीं, और चोरी उद्दापन नहीं हो सकती तो लूट हो नहीं सकती, डकैती है नहीं, ठीक है, आपराधिक न्यास भंग, ठीक है, इसकी चर्चा जब करेंगे तो न्यास तो बने तब न्यास का भंग होगा, पहले न्यास तो हो, ठीक है, न्यास करने के लिए कोई बचा नहीं, ठीक है, तो आपराधिक न्यास भंग है नहीं। छल में किसी को प्रवंचित किया जाए, कोई हो तो जिसे प्रवंचित किया जाए, प्रवंचना करने के लिए कोई नहीं है, और रिश्ते वो तो अलग ढंग का सांपत्तिक अपराध है, बातों मूल्य पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ेगा या प्रश्नगत संपत्ति की उपयोगिता ये कम हो जाएगी, ठीक है, तो रिश्ते ये भी नहीं हो सकती। संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग ये हो सकता है, ठीक है, और ये संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग का ही एक प्रकार है, ठीक है। आपने स्वामी विहीन संपत्ति है, यद्यपि ये पूर्व के आपराधिक दुर्विनियोग से थोड़ा सा पृथक है। वहां अक्सर यह होता है स्वामी आपको मालूम नहीं है, अक्सर ऐसा होता है, हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि वहां संपत्ति का स्वामी आपको मालूम ना हो, या यूं कहें अगर संपत्ति का स्वामी मालूम भी है तो वो जीवित है, जैसे टिकटों की अदला बदली, ठीक है ना, वहां मालूम है टिकट किसका है लेकिन वो जीवित है। यहां जो जीवित स्वामी हो गया उसकी जानकारी नहीं है, और जो अभी 2 मिनट पहले स्वामी था वो मर चुका है। तो ये संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग का ही एक प्रकार है ये अपराध, और इसीलिए इस चैप्टर में है, इसीलिए इस अध्याय में है। लेकिन स्वामी जो पूर्व का था वो मृतक है, और जो भविष्य का है उसकी जानकारी नहीं। लेकिन आपको ये तो मालूम है कि ये गहने मेरे नहीं है,
किसी पूर्व स्वामी के हैं। तो अगर आप ये चोरी करते हैं इन गहनों, चोरी तो कहना नहीं चाहिए, चोरी तो शब्द ही गलत है, अगर इन गहनों को जो अभी मृत व्यक्ति के थे, इनको आप बेईमानी से लेते हैं, बेईमानी से लेते हैं और इनका दुर्विनियोग अपने लिए करते हैं, तो आप इस धारा में परिभाषित अपराध करते हैं। क्या कहता है, देखें, ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी, मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी। जो कोई संपत्ति है, जो कोई किसी संपत्ति को यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उस मृत व्यक्ति के कब्जे में थी, आप ये जानते कि यह संपत्ति मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी और तब से किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं रही है। आप ये भी जानते हैं कि उसकी मृत्यु के उपरांत यह संपत्ति किसी के भी कब्जे में नहीं रही है। ठीक है, बीच में कोई अंतराल नहीं है, बीच में कोई कब्जेदार नहीं है। ठीक है, बीच में कोई कब्जेदार आ जाए तो हो सकता चोरी हो जाए। ठीक है, तब तो कोई चोरी, फिर तो चोरी हो सकती है, लेकिन बीच में कोई कब्जेदार नहीं है। मरते समय मृत व्यक्ति के कब्जे में थी, बस उसके बाद से बीच में कोई कब्जेदार है ही नहीं। यानी जिनके कब्जे में होनी चाहिए उन्हें अभी नहीं मिली है, उन्हें अभी वस्तुता नहीं मिली है। लेकिन उत्तराधिकार संबंधी विधि ये कहती है, जब हम लोग पढ़ेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट तब देखेंगे कि जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हुई बस तुरंत उसकी संपत्ति बिना कुछ किए उसके उत्तराधिकारियों में निहित हो गई है। तो निहित हो गई, लेकिन प्राप्त तो अभी नहीं हुई है। एक अंतराल है कब्जे के संबंध में। ठीक है, बीच में किसी के कब्जे में नहीं है। ठीक है, तो कहता है कि मृत व्यक्ति के कब्जे में थी और तब से किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं रही है जो ऐसे कब्जे का वैध रूप से हकदार है। ठीक है, उसके कब्जे में अभी नहीं गई है, बेईमानी से दुर्विनियोजित करेगा या अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेगा। बस दोनों में से, जब अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर रहे तो बेईमानी से कर रहे, इसे कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो संपत्ति मृत व्यक्ति के कब्जे में थी और अब तक किसी वैध हकदार के कब्जे में नहीं है, उसका आप उपयोग कर रहे हो और ये जानते हुए कर रहे हो कि मृत व्यक्ति के कब्जे में थी और उसके कब्जे में नहीं, तो बेईमानी से तो कर ही रहे हो। ठीक है, इसलिए बेईमानी से अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेगा। इससे पहले बेईमानी लिखने की जरूरत नहीं, केवल इतना ही लिख दिया, अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर दे लेगा। वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, सामान्य दुर्विनियोग से ज्यादा सजा, मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 2 ईयर। यहां कहता है 3 साल दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। और यदि वह अपराधी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय लिपिक या सेवक के रूप में नियोजित था, उसके द्वारा नियोजित था, तो कारावास 7 वर्ष का, क्योंकि लिपिक और सेवक ये तो होंगे ही होंगे व्यक्ति के पास, और आपको अपनी हैसियत के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु के समय उसकी निकटता हासिल कर लेने का अवसर मिला और आपने उस व्यक्ति के विश्वास का खून करते हुए इस अवसर को, ठीक है, उसकी संपत्ति उसके वैध उत्तराधिकारियों तक न पहुंचे इस रूप में, ठीक है, उस अवसर का दुरुपयोग किया। इसलिए आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ठीक की जानी चाहिए। इसलिए आपके लिए बेहतर दवाई का इस्तेमाल, ठीक है, प्रबंध यहां किया गया कि आपको फिर 7 वर्ष की सजा, ठीक है, ये पुरस्कार स्वरूप प्राप्त होगी। ठीक है ना। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि यहां पर चोरी आदि अपराध नहीं हो रहे। मृत व्यक्ति के कब्जे में संपत्ति थी, ये आप जानते थे, और मृत व्यक्ति के कब्जे से वो संपत्ति निकलकर उस संपत्ति के वैध कब्जेदार तक अभी पहुंची नहीं। इस बीच आपने उसकी संपत्ति को बेईमानी से, ठीक है, दुर्विनियोजित किया या अपने उपयोग में संपरिवर्तित किया, तो फिर आप 3 वर्ष इस सजा से दंडित किए जाएंगे। और अगर आपने
उसका लिपिक और सेवक होते हुए अपने को प्राप्त अवसर का दुरुपयोग किया तो फिर यह सजा एक्सटेंड करेगी और 7 साल तक जाएगी। ठीक है, आगे दृष्टांत कहता है। अच्छा हां, एक चीज इसमें संपत्ति शब्द का उपयोग किया है विदाउट एनी क्वालिफिकेशन। ठीक है, जंगम या स्थावर कोई उपयोग नहीं है। और इस विषय पर विभिन्न उच्च न्यायालयों में मतभेद है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिसका व्यू हमें भी सबसे साउंड लगा, ठीक है, उनका यह कहना है कि जब इस चैप्टर में यानी संपत्ति संबंधी अपराध में जहां भी होता है वो जंगम संपत्ति लिख देते हैं, तो जब लिखा नहीं संपत्ति तो पहले जंगम, तो फिर हम इंप्लाइड क्यों माने जंगम? ठीक है ना, इंप्लाइड मानने का कोई आधार नहीं दिखता। ठीक है, और दांडिक विधि के निर्वचन का सामान्य सिद्धांत भी यही है कि सामान्य अर्थ ही शब्द का लिया जाएगा जो शब्द प्रयुक्त हुआ है, और संपत्ति मतलब संपत्ति होता है, और संपत्ति के प्रकार ये जंगम स्थावर दोनों हैं। हालांकि अब तो बौद्धिक संपदा वे भी मानी गई, लेकिन बौद्धिक संपदा इस अपराध की विषय वस्तु हो सकती है ऐसा कल्पना से परे नहीं हो सकती। इसलिए यहां पर जंगम और स्थावर दोनों माना जाना चाहिए। मेरा विचार भी ठीक है इसी विचार से मेल खाता है, क्योंकि सवाल यह कि जब कोई क्वालिफिकेशन नहीं तो हम क्वालिफिकेशन है ऐसा अनुमान क्यों लगाएं? इस अनुमान को लगाए जाने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। और फिर मृत व्यक्ति के कब्जे में उसकी स्थावर संपत्ति भी हो सकती है। ठीक है, कोई व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, निवास करने के प्रयोजन से गया था, अधिवास के प्रयोजनों से नहीं गया था। आपको बताया था कि अधिवास अलग बात है और निवास अलग बात है। निवास आप कहीं भी कर सकते हो, अमेरिका जाओगे निवास करोगे, कहीं भी जाओगे निवास करोगे, लेकिन वहां निवास करने की इच्छा ये आप में हो स्थायी तौर पर, ये जरूरी नहीं। आपको आप तो पूछो, कहोगे घर जाएंगे, अभी लौट के जाएंगे, हिंदुस्तान में हमारा घर है वहीं जाएंगे, तो आप डोमिसाइल यानी अधिवासी हिंदुस्तान के हो, निवासी अफ्रीका या अमेरिका के हो सकते हो। वहां बैंक में आपके 50 लाख डॉलर जमा थे या 50 जो भी रुपया जमा था, साथ में आपने वहां एक खेत भी खरीद लिया था कि जब जाएंगे तो बेच लेंगे। ठीक है, वहां अफ्रीका के जंगलों में आपकी मौत हो गई, तो जिस दिन मौत हुई, जिस क्षण मौत हुई, वो सारी की सारी संपत्ति उत्तराधिकारियों में निहित हो गई। ठीक है, हिंदू लॉ अगर वो ये हिंदू है तो विदेश में भी लागू होगा। हम लोग जब हिंदू लॉ पढ़ेंगे देखेंगे। ठीक है, तो खेत उत्तराधिकारियों में, उस पर किसी ने कब्जा किया, उसका थोड़े ही समय दुर्विनियोजन, ठीक है, ये भी दुर्विनियोजन को जन्म देगा। और मानिए वहां किसी भारतीय ने ही ऐसा किया, ठीक है, विदेश की धरती है ना, लेकिन भारतीय तो इस संहिता के अंतर्गत दायित्व से मुक्त नहीं है। भारतीय तो कहीं भी हो पूरी दुनिया में, मानिए भारतीय वहां था, उसने उसकी अचल संपत्ति का दुरुपयोग किया, या अपने कुछ समय ही सही 2 ही फसलें सही उसने ली, तो 2 फसलें तो ली। ठीक है, तो इस संहिता के मुताबिक वो धारा 315 के अधीन दोषी क्यों नहीं होगा, इसका कोई उचित और युक्ति संगत आधार दिखाई नहीं देता। इसलिए हमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय का, और हो सकता अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी कोई मत आ गया हो, ढूंढा नहीं, देखा नहीं, लेकिन हमें ऐसा ही लगता है यही मत सबसे साउंड है कि यहां पर संपत्ति जब शब्द प्रयोग हुआ तो फिर हम जंगम संपत्ति नहीं बल्कि हर प्रकार की संपत्ति यानी स्थावर और जंगम दोनों यहां मानेंगे कि मृत व्यक्ति के कब्जे में थी उसकी मृत्यु के समय, और उसके उपरांत उसके वैध कब्जेदारों तक वो संपत्ति नहीं पहुंची। इस बीच आपने मृत व्यक्ति की संपत्ति को या तो दुर्विनियोजित किया बेईमानी से, या अपने उपयोग में संपरिवर्तित किया, तो आप अमुक दंड के, ठीक है, योग्य होंगे। दृष्टांत कहता है या के कब्जे में
फर्नीचर और धन था, वह मर जाता है। उसके कब्जे में फर्नीचर भी था और धन भी था, और या की मृत्यु हो गई। उसका सेवक का उस धन को किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में आने से पूर्व, जो ऐसे कब्जे का हकदार है, बेईमानी से उसका दुर्विनियोग करता है, का ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। और हमेशा इस सेक्शन पर आपको मेंस में प्रॉब्लम मिलती है, इसे प्री में नहीं पूछते हैं, ठीक है। इस पे हमेशा मेंस में प्रॉब्लम मिलती है, और आप देखेंगे तो 5-7 साल के अंतर पर यह प्रॉब्लम मिल जाएगी आपको अक्सर पेपरों में, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला अपराध आपराधिक न्यास भंग है, जो सेपरेट है, तो सेपरेट डे से ही शुरू करेंगे, कल इसे बताएंगे, देखेंगे।